गांधी जिंदाबाद, प्रियंका 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 गांधी जिंदाबाद। अरे जोश के साथ प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। हेलो 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 हेलो, मेरे प्यारे साथियों, भाई मंच वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि कृपया शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। आपके नेताजी आपके बीच में हैं, आपको देखना भी चाहते हैं, आपको सुनना भी चाहती हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। श्रीमती प्रियंका गांधी जी, धीरज गुर्जर जी, अशोक श्रीवास्तव, विवेकानंद जी, ठाकुर इशराक, इलियास साहब, केडी मिश्रा साहब और डॉक्टर नैयर, अशफाक, मोहम्मद अकमल, गुरु प्रसाद तिवारी जी, बलदेव सिंह, राकेश सिंह, निहालुद्दीन, बुग्गी मियां, अंबालिका साहू, एजाज देवर साहब और इसके अलावा अतारली साहब, दीपक सिंह साहब एमएलसी यहां पर मौजूद, समीउल्लाह साहब, सोहेल हैदर साहब, जो भी यहां पे मौजूद हैं, मैं सबका अभिवादन करते हुए कार्रवाई को शुरू करना चाहता हूं। आज की ये सभा, अब सुनो भाई, अब सुनो। प्रियंका गांधी, अब शांत होइए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। प्रियंका जी सुनिए, सुनिए, आप ही की बात हो रही, सुनिए सुनिए, आप ही की बात हो रही है। काफी दिनों से आपने, बैठ जाओ, सुनने दो ना। हाँ, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। प्रियंका जी, काफी टाइम से ये जनता आपका इंतजार कर रही थी। अभी आपने इंसानों के ठाठे मारते हुए समंदर को जिस तरह से पदयात्रा करते हुए हारीमाऊ तक आपने समापन किया था, किसी वजह से ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया था, लेकिन आज आपने यहां पर पहला प्रोग्राम लगा करके, आज के दिन का पहला प्रोग्राम लगा करके आपने ये साबित कर दिया है कि जगदीशपुर वालों के लिए हमारे दिल में बहुत जगह है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। अरे ताली बजा करके खुशी का इजहार कर दो ना। प्रियंका जी, आपको जिस हिसाब से प्रोग्राम होगा वैसे ही इसका संचालन होगा, जैसा आपको टाइम होगा। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने जगदीशपुर ही चुना पहला प्रोग्राम। जगदीशपुर कुछ हिस्सा रह गया था, आपने वादा किया था, आज आप आ गई हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ये जनता आपकी शुक्रगुजार है। ताली बजा करके अपने खुशी का इजहार कीजिए। आप एक शेर के साथ आपकी बात शुरू करूंगा कि नदामत से सर को झुकाए हुए हैं। सुनो यार, सुनो, किशोरी लाल शर्मा जी का भी स्वागत है। सुनो भैया, नदामत से सर को झुकाए हुए हैं। प्रियंका जी, मैं आपको मुखातिब कर रहा हूं। नदामत से सर को झुकाए हुए हैं और निगाहों को अपनी गिराए हुए हैं। नदामत से सर को झुकाए हुए हैं, निगाहों को अपनी गिराए हुए हैं। सुनी प्रियंका गांधी की ललकार जब से, विरोधी बहुत दौखलाए हुए हैं, विरोधी बहुत दौखलाए हुए हैं। मैं आपको इनका क्या परिचय कराऊं। मेरे और आपके दिलों में बसती हैं, अमेठी इनका परिवार है। इतना जरूर कहूंगा। मैं इशाक साहब से चाहूंगा कि आ जाएं, एक मिनट अपनी बात कर लें। आइए, जल्दी आइए इशाक साहब। और कौन है, और कौन, जल्दी बोलिए। बहुत धन्यवाद। और विजया प्रियंका के लिए
धन्यवाद है। और बहुत से पोस्ट पर हमको रखा और जब काम करते हैं चैलेंज करते हैं पूरे विधानसभा को हमारी टीम से आके हमारे बूथ और हमारे उससे आके कंपटीशन करें। धन्यवाद। हाँ भाई, ये शिवशंकर उपाध्याय जी जल्दी आइए, 1 मिनट में टाइम का लिहाज कीजिए प्लीज। परम आदरणीय अमेठी की युवा शक्ति पूरे प्रदेश में एक ललकार विपक्ष के रूप में करने वाली हमारी बहन प्रियंका गांधी जी, हमारे मंचासीन सभी वरिष्ठ नेतागण, आज ये 1 मिनट शांत हो जाइए, थोड़ा दूर सुनने दीजिए। आज ये महाभारत के युद्ध में आज जो रणभूमि सजी है, महाभारत में भगवान कृष्ण से पूछा, विदुर ने पूछा कि आज आपका स्वागत करते हैं पांडव लोग, आप इसका मतलब कि आप उनके साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्य और असत्य के बीच में जहां सत्य होता है वहीं धर्म होता है, और जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है। आज ये धर्म असत्य और झूठ के बीच लड़ाई है। आज ये जुमलेबाजी की सरकार है। इन्होंने क्या 15 लाख आपको मिला? क्या बनारस क्यूटो हो गया? काशी क्या स्मार्ट सिटी बन गई? क्या किसानों का 2022 में वादा किया था कि हम आय दोगुनी करेंगे, क्या आय दोगुनी हो गई? क्या आज की तारीख में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का नौकरी का वादा किया? क्या रोजगार मिला? महंगाई के हिसाब से आप देखिए कि किस स्तर पर आज महंगाई गई है। बहन प्रियंका जी ने युवाओं की शक्ति के लिए नौकरी विधान, शक्ति विधान और 40% आरक्षण दे करके जो एक ऐतिहासिक निर्णय राजनीतिक दल के रूप में लिया है, वो आज अधूरा है। आज उसका कोई सानी नहीं है। आप लोग अमेठी के लोग, जैसा कि हमारा गांधी परिवार का रिश्ता रहा है, आप लोग परिवार के हैं, आप इनको सुनने आए हैं, आप सुनिए। और इस जुमलेबाजी सरकार को खाल फोड़ने के लिए विजयवासी जो युवा संघर्षशील प्रत्याशी आपके बीच में रहने वाला है, आज आने वाले 27 तारीख को आप लोग पंजे पर बटन दबाएंगे, पंजे पे बटन दबा करके कांग्रेस प्रत्याशी विजयपासी को विजयी दिलाएं। धन्यवाद। जय। हेलो ननके सिंह जी 1 मिनट आप भी आ जाए। अच्छा, बाद में स्वागत करेंगे। ममता पांडे, महिला अध्यक्ष ममता पांडे जी आइए, तशरीफ लाइए। और हमारा ख्याल है तीनों ब्लॉक के अध्यक्ष भी आ जाएं। 1 मिनट। यहाँ पे उपस्थित जन समूह और हम सब लोगों के दिलों में बसने वाली, हम लोगों के दिलों की धड़कन माननीय प्रियंका जी और एमएलसी दीपक सिंह जी, हमारे भैया जी के शर्मा जी, हम सभी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हैं। मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही बात आप लोगों से कहना है कि ये जो जुमलेबाज है, जो झूठी सरकार है, आज धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है, इसमें धर्म को विजय मिलनी चाहिए। आप लोग आने वाली 27 तारीख को हाथ के पंजे पर मुहर लगाकर कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। आप सभी का धन्यवाद। मैं चाहती हूं कि मैं किसी और को भी टाइम दूं, उसके लिए क्षमा चाहती हूं। धन्यवाद। बहुत अच्छा, ममता जी ने बहुत अच्छा। मैं चाहता हूं तीनों ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद अशफाक, अखिलेश शुक्ला और यादव जी आइए। हम अपने नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का स्वागत करता हूं। दीदी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जगदीशपुर विधानसभा से विजयपासी अमेठी में सबसे ज्यादा बहुमत से जीतने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। आइए अशफाक अहमद जगदीशपुर। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं आज इस पावन धरती जगदीशपुर में अपनी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। दीदी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने जो प्रत्याशी दिया है विजयपासी को,
जगदीशपुर ब्लॉक से मैं कम से कम 20,000 की लीड देके भेजूंगा। धन्यवाद। चलिए साहब, बल्दी राय यादव जी आइए। सम्मानित मंच, सम्मानित जनता और दीदी को ज्यादा न बोलते हुए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तीनों ब्लॉक में बल्दी राय किसी से कम नहीं रहेगा। तीनों ब्लॉक में बल्दी राय किसी से कम नहीं रहेगा। जय हिंद। अच्छा, आप लोग ये बताते हैं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? पक्का है? तो मुझसे सुनिए मुझसे कि बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोलकर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोलकर। अरे कभी तो सच्ची बात कर, कभी तो सच से प्यार कर, कभी तो सच्ची प्यार कर, कभी तो सच से प्यार कर। चली है किसकी उम्र भर दुकान झूठ बोलकर, चली है किसकी उम्र भर दुकान बोलकर। और मैं इसी के बीच में अपने हरदिल अजीज प्रियंका जी और कांग्रेस की पसंद, हमारे अपने कैंडिडेट जिन पर हमारे सीनियर जूनियर ब्लॉक अध्यक्ष, हमारी ये आवाम सब एक तरफ से प्रियंका जी के नाम पर, उनकी बात पे इनके साथ लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रत्याशी श्री विजय पासी जी आए और अपनी जनता से रूबरू हों। आदरणीय दीदी जी, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। सम्मानित मंच, आज मैं आपके बीच में एक सच्चाई बताना चाहता हूं। आदरणीय दीदी जी के द्वारा 3 बार जगदीशपुर विधानसभा का सर्वे कराया गया, आपके बीच में ही सर्वे कराया गया, आपसे सुझाव लिया गया और आपके सुझाव से ही, आपके आशीर्वाद से ही आदरणीय दीदी जी ने हमको एक प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आप उपस्थित किया है। मैं ये बताना चाहता हूं, जब आपके आशीर्वाद से, आपके सुझाव से दीदी ने हमको टिकट दिया है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है, हमको इस बात को आपको बताने की जरूरत है। अगर ये जिम्मेदारी आपकी है, हर कार्यकर्ता की है, हर नौजवानों की है, तो ये जिम्मेदारी, ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। और ये जो भ्रष्टाचारी भाजपा की सरकार है, जो यहाँ का मंत्री है, यहाँ का विधायक है, इसको 27 फरवरी को उखाड़ कर फेंक देना पड़ेगा आपको, ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं इस बात को कहने से नहीं हिचक रहा हूं कि संघर्ष का दूसरा नाम है विजय पासी। इस बात को आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरीके से चाहे जो भी मामला रहा हो, चाहे वो थाने का मामला रहा हो, चाहे वो तहसील का मामला रहा हो, चाहे वो जनमानस का मामला रहा हो, मैंने आपके बीच में संघर्ष किया है, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है। इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं आपसे प्रणाम करता हूं, ज्यादा मैं भाषण नहीं दूंगा। ये आप लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई आपको लड़ना है। इसी साथ मैं अपनी बात विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आदावन भैया, हम बोलते बोलते नहीं, आज दिल चाह गया। आप देखते हैं हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और बीजेपी के जितने भी लीडरान हैं, चाहे जो भी हो, 3 नाम वो पूरी दुनिया में फैला चुके हैं। 3 नाम है मुख्तार अंसारी, दूसरा नाम है अतीक, तीसरा नाम है मोहम्मद अहमद खान। हमारे प्रधानमंत्री से लेके और उनके पास कोई नाम ही नहीं आता है। जी बहुत अच्छे। आपकी दुको इस क्षेत्र के लोगों की दुआओं के साथ प्रियंका जी को बुलाना चाहता हूं कि जमी भी नाश करे, जमी भी, गुर्जर साहब आप भी सुन लें प्लीज, जमी भी नाश करे, आसमां भी नाश करे, जमी भी नाश करे, आसमां भी नाश करे,
और तुम्हारे नाम का चर्चा रहे जमाने में, तुम्हारे नाम का चर्चा रहे जमाने में, दुआ है उम्र तुम्हारी खुदा दराज करे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने बेटी इस अमेठी की आन बान शान श्रीमती प्रियंका गांधी को आपके सामने दावते सुखन दे रहा हूं। गोया मैं आपको बहनों और भाइयों, अमेठी के सभी पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, सभी नेतागण, हमारे प्रत्याशी, मंच पे पधारे समस्त जन, आप सबको इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। देखिए, फिर से चुनाव आ गया। कितने भाषण सुन लिए आपने? बहुत भाषण सुने होंगे, बहुत नेता आपके सामने आए, अलग अलग पार्टियों के, सबने आपको भाषण दिया, सबने चुनाव की बात की। मैं भी उसी तरह से आज यहाँ आई हूँ, लेकिन अमेठी आकर हमेशा मुझे लगता है मैं परिवार के बीच आई हूँ, परिवार के सदस्य हैं, खुले मन से, खुले दिल से मैं बात करती हूँ। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां क्या है। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इस देश के सबसे ज्यादा नौजवान उत्तर प्रदेश में ही हैं, सबसे बड़ी संख्या में। देखा जाए तो हुनर भी बहुत है, अलग अलग जगह अलग अलग हुनर है। यहाँ की खेती भी बहुत अच्छी तरह से हो सकती है, जमीन बहुत उपजाऊ है, बहुत मौके हैं काम करने के। यहाँ के जो हुनर हैं उनमें से छोटे बिजनेस, छोटे दुकानदार तमाम अपनी कैपेसिटी से, अपनी क्षमता से काम करने लायक हैं। लेकिन ये सब होते हुए कि यहाँ हुनर है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या में नौजवान हैं, यहाँ खेती भी अच्छी हो सकती है, यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान भी, ये सब होते हुए आज की परिस्थितियों को देखकर बहुत दुख होता है। आप रोजगार की बात लीजिए, यहाँ पे कितने नौजवान हैं, हाथ उठाइए। आप में से कितनों को पिछले 5 सालों में रोजगार मिला? नहीं मिला? कोई एक ऐसा नौजवान है जो हाथ उठाकर कह सकता है कि सरकार ने पिछले 5 सालों में आपको रोजगार दिलवाया? नहीं है। अब मैं रोजगार के बारे में कुछ बताती हूँ आपको। 12 लाख रोजगार, सरकारी पद 12 लाख खाली पड़े हैं। 5 साल बीत गए, योगी जी की सरकार रही, केंद्र में मोदी जी की सरकार रही, 5 साल बीत गए। खुद कहते हैं कि 4 लाख रोजगार की उन्होंने एप्लीकेशन खोले हैं और 4 लाख से कम ही रोजगार दिलवाए हैं। ठीक है, जब पिछला चुनाव था तो कहते थे 70 लाख रोजगार दिलवाएंगे। सच्चाई यह है कि 12 लाख पद खाली है, उनमें से मात्र 4 लाख की एप्लीकेशन भी खोले गए हैं और बाकी सारे खाली के खाली पड़े हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में आपको 12 लाख बेरोजगार नौजवान नहीं मिले? मुझे तो हर मीटिंग में मिलते हैं, इस मीटिंग में हजारों होंगे। तो उन्होंने रोजगार नहीं बनाए। अच्छा ठीक है, सरकारी पद नहीं भरे, रोजगार बनाने के और माध्यम होते हैं, जैसे BHEL जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं, HAL, NTPC,
जो अमेठी रायबरेली दोनों में लगवाई थी कांग्रेस पार्टी ने, इनका क्या कर रहे हैं ये? कुछ को बेच डाले, कुछ बेचने की योजना कर रहे हैं। रेलवेज, BHEL, NTPC, नाम लीजिए, बेचने की योजना हो रही है या तो बिक गए। किसको बेचे? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को। तो ये जो दूसरा रोजगार पाने का साधन था, इसको भी खत्म कर दिया। अब तीसरी कहां से रोजगार बनती है? तीसरी जगह जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, जो यहाँ जगदीशपुर में तमाम हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट, कुछ छोटा अपना बिजनेस शुरू कर लिया, इससे बहुत रोजगार बनता है। इनको भी आपने खत्म कर डाला। नोटबंदी की, GST थोप दी, उसके बाद कोरोना में लॉकडाउन अचानक कर दिया। बेचारे छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले बिजली के बिल भरते रहे, कर्ज में डूब गए, कोई राहत नहीं आई सरकार से। तो जो 3 जगह थे जहां से रोजगार मिल सकते थे, सरकारी पद जो खाली है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, और जो छोटे दुकानदार, छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट हैं, उनको तकरीबन आपने सारों को खत्म कर डाला। तो ये हुई रोजगार की कहानी कि जो काम करना था आपके लिए, जिस तरह से रोजगार बनाए जा सकते थे, उसमें उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। किसानों की बात करिए, किसानों को उपज का दाम नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, किसान बेचारे खाद की लाइन में खड़े खड़े, ललितपुर, बुंदेलखंड में देखिए, खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। कई किसान हैं जो आत्महत्या कर लिए क्योंकि उपज का दाम नहीं मिल रहा है। छुट्टे जानवर की इतनी बड़ी समस्या है, सुबह शाम मेहनत करनी पड़ती है, चौकीदारी करनी पड़ती है अपने खेतों की, कमाई नहीं हो रही है, खाद नहीं मिल रहा है, तो किसान भी बहुत परेशान है। अब इसके बारे में क्या कहती है सरकार? प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आए 4-5 दिन पहले। उन्होंने कहा कि ये जो छुट्टे जानवर की परेशानी है, की समस्या है, इसके बारे में मुझे आज संज्ञान हुआ है। अभी पता चला है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। अब बताइए, पिछले चुनाव में मैं यहाँ आई थी 2019 में, मैंने जब भाषण दिया यही जगदीशपुर में, तब मैंने कहा था कि छुट्टे जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इसको सुलझाने का काम होना चाहिए। कांग्रेस के हर नेता ने कहा। 3 सालों में मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां भी लिखी कि देखिए बहुत बड़ी समस्या है, इसका कुछ करिए, किसान जूझ रहा है। अब कह रहे कि हमें मालूम ही नहीं था। आप मुख्यमंत्री आपका, सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, वहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी खांसते हैं, आपको पता चल जाता है, आप चिट्ठी लिख लेते हैं उनको। यहाँ किसान मर रहा है, जूझ रहा है परेशानियों से। किसान 27 से 30 रुपए प्रतिदिन कमा नहीं पा रहा है। आपके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र, जिनको आप पूरे देश की संपत्ति सौंप रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं, 1000 करोड़ रुपए एक दिन में, और आप कह रहे हैं कि आपको किसान की परेशानियां नहीं मालूम। तो ये रही किसान की कहानी। अब आप चलिए महंगाई पर। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है मेरी बहनें। यहाँ कितने का आता है कड़वा तेल? यहाँ 220, परसों में कहीं और थी, वहां 240 हो गया। एक दिहाड़ी कितनी है? एक दिहाड़ी से एक भी बोतल नहीं मिल रही है, मुश्किल से एक बोतल मिल जाती है। पेट्रोल डीजल के दाम किस हद तक बढ़ गए हैं, बिजली की बिल कितनी बड़ी बड़ी आती है। तो महंगाई से मार रहे हो आप जनता को। आजकल मैंने अखबार में पढ़ा कि चुनाव के बाद गैस सिलेंडर के दाम और बढ़ जाएंगे, और सरकार क्या कहती है? कहती है हमने आपको एक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया है। देखिए, सरकार कहती है देखिए, कोरोना के समय से आपको एक बड़ा राशन मिलता है, आप खाता खोल दीजिए, आपको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। अब मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक नौजवान, एक यूपी के नौजवान ने मुझसे पूछा,
हम बातें कर रहे थे, उसने भर्ती की परीक्षा दी थी, परीक्षा में पास भी हो गया था, नियुक्ति नहीं हुई, फिर परीक्षा रद्द हो गई किसी बहाने, बहुत दुखी था, परेशान था। तो मैंने पूछा कि भाई सरकार क्या करती है? तो उसने कहा कि सरकार एक बोरा राशन तो दिलवा देती है, थोड़े बहुत पैसे भेज देती है हर 2-3 महीने। ये भी कहा है कि जब चुनाव आता है तब पैसे थोड़ी तेजी से आते हैं, तब राशन थोड़ा तेजी से आता है, नहीं तो फिर जब जी चाहे भेज देते हैं। उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि दीदी आप बताओ, क्या ये जो एक बोरा राशन है इस पर मैं अपना भविष्य बना सकता हूं? क्या इसके आधार पर मैं अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा? क्या मुझे कल कमाना पड़े, अपने माँ बाप के जीवन को सुधारना पड़े, अपने परिवार की परवरिश करना पड़े, तो क्या मैं इस एक बोरे राशन और ये 1000-2000 रुपए से कर पाऊंगा? क्या यही है सरकार की मेरे प्रति जिम्मेदारी? ये पूछा उसने मुझे। और मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, आप जो ये राशन दिलवा रहे हैं, आप जो ये थोड़े थोड़े पैसे भेज देते हैं खाते में, क्या यही आपकी जिम्मेदारी है जनता के प्रति? क्या आप सोचते हैं कि जनता इसको लेकर खुश होकर आपको वोट दे देगी और कहा इसी पर यहीं पर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? क्योंकि मुझे लगता है कि ये सरकार अपनी जिम्मेदारी भूल गई। देखिए, केंद्र में जब सरकार होती है, जब प्रदेश में सरकार होती है, तो क्या नहीं हो सकता। अब यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, तमाम मेरे साथी, पुराने साथी बैठे हैं, ये बताएंगे जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी थे, सरकार केंद्र में कांग्रेस की थी, प्रदेश में कांग्रेस की थी, तभी तो ये BHEL लगा यहाँ, तभी तो ये सब हुआ, तभी तो अमेठी का नक्शा बदला। तो क्यों नहीं हो रहा है? आपने कभी पूछा ये सवाल? आपकी भी आदत बन गई है कि चलो सरकार थोड़ा बहुत दे रही है, उस पे भी आप एहसान मान रहे हो कि आपका एहसान हो गया। कोई एहसान नहीं है जी, कोई एहसान नहीं है, ये कुछ नहीं है जो आपको दे रहे हैं। आप कभी आपने सोचा है कि क्यों हो रहा है ऐसे, कि पब्लिक की परिस्थिति ऐसी बना दी है सरकार ने कि वो उस एक बड़े राशन पर, वो थोड़े 1000-2000 रुपयों पर निर्भर हो गई है। कैसे हुआ ये? क्या 10-15 साल पहले ये परिस्थितियां थी कि रोजगार मांगते थे आपको मालूम था आप दिल्ली जाएंगे, आप मांग उठाएंगे रोजगार के लिए, रोजगार मिलेगा। तमाम अमेठी के लोग दिल्ली में, NDMC में, सब जगह भर्ती हुए। ये परिस्थितियां तो नहीं थी ना। तो आप सोचिए, ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये जानबूझकर जनता को गरीब रखा जा रहा है। इस सरकार की नीति ही यही है कि बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, सुंदर सुंदर विज्ञापन लगाएंगे कि बहुत खुशहाली हो गई है, बहुत रोजगार दे दिए हैं, बहुत विकास हो गया है, लेकिन असलियत यह है कि वो आपको गरीब और निर्भर रखना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप गरीब रहेंगे, जब तक आप निर्भर रहेंगे, तो ये जो छोटे एक आध चीज ये आपके लिए कर देंगे, ये स्कीम की राशन मिल गया, थोड़ा पैसा मिल गया, इससे आप खुश होंगे, इससे आप एहसान मानेंगे। मोदी जी खुद कहते हैं, उन्होंने कहा कि एक बूढ़ी माँ का वीडियो उन्होंने देखा जिन्होंने कहा कि हमने मोदी जी की नमक खाई है, उन्होंने खुद मंच पे कहा। इसीलिए हम उनसे गद्दारी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें एक बोरा राशन दिया। आपको निर्भर बनाने की योजना है ये। नहीं चाहते कि आप सशक्त बने। ये तमाम नौजवान जो बेरोजगार हैं, ये नहीं चाहते कि आपको रोजगार मिले, ये नहीं चाहते कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, ये नहीं चाहते कि आप सशक्त हो, ये नहीं चाहते कि आप आत्मनिर्भर हो, ये नहीं चाहते आपका विकास। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का विकास चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे पैसे मिलेंगे, उनसे मीडिया आप बनाएंगे अपनी, उनसे प्रचार करवाएंगे आपका। और जब तक जनता गरीब रहेगी, जब तक निर्भर रहेगी, जब तक दुखी और परेशान रहेगी, जब तक जनता के दिल में आक्रोश होगा, तब तक आप जनता के जज्बातों का इस्तेमाल कर पाओगे। तब तक आप जब धर्म की बात करेंगे, आप जब जाति की बात करेंगे, तो जनता के जज्बात उभार कर आप वोट ले पाओगे।
जिस दिन इस देश का नौजवान सशक्त हो गया, शिक्षित हो गया, रोजगार मिल गया, उसे आत्मनिर्भर हो गया, तब तक धर्म और जाति की राजनीति इस देश में फूलेगी फैलेगी। जिस दिन आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, आप सवाल उठाना शुरू करोगे। आप कहोगे कि विकास का काम क्यों नहीं किया। आप पूछोगे कि बड़े बड़े भाजपा के नेता, आप लोग यहाँ आके घोषणा करते हो, आप कह रहे हो कि लखपति बनाया आपने हजारों उत्तर प्रदेश में, हमारी यहाँ बिजली क्यों नहीं आ रही है, हम बिजली के बिल क्यों भर रहे हैं जब बड़े बड़े बिल क्यों भर रहे हैं जब बिजली नहीं आ रही है, हमारे यहाँ पानी की सुविधा क्यों नहीं है, सेहत की सुविधा क्यों नहीं है, पाठशालाएं क्यों नहीं बनाई आपने, नहीं क्या किया है आपने। आप ये सवाल उठाएंगे। ये सरकार नहीं चाहती कि आप आत्मनिर्भर हो। ये सरकार आपके घुटने टेकना चाहती है। ये सरकार आपकी कमर तोड़ना चाहती है। दिखा दिया है 5 सालों में इन्होंने। कुछ नहीं करना चाहती आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा राशन, थोड़ा सा पैसा देना चाहती है। जीवन भर क्या आपने इतनी मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा इसलिए किया है। मैं गरीब से गरीब परिवार के घर में जाती हूँ, कमाई मुश्किल है, रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, फिर भी वो माँ, वो पिता मुझे क्या कहते हैं कि दीदी हमने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, खून पसीना बहाया है अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए। जहां जहां मैं जाती हूँ सब कहते हैं हमने मेहनत की है अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, ताकि हमारे बच्चे कमा पाएं, ताकि हमें उन पर गर्व हो। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपने इतनी मेहनत अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इसलिए की है कि वो एक बड़े राशन पर निर्भर हो? इसलिए की है आपने कि आपने उनके लिए इसलिए की है कि रोजगार मिले, कमाएं, आपकी देखभाल करें, अपने परिवारों की परवरिश कर पाए। तो सोचिए और अच्छी तरह से समझिए। आपके सामने आकर आतंकवाद की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, धर्म की बात होती है, जाति की बात होती है, छुट्टे जानवर की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, महिलाओं को सशक्त करने की बात नहीं होगी। क्योंकि किस मुंह से करेंगे, किस मुंह से करेंगे जब 5 सालों में कुछ किया ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब रोजगार की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने पूरा एक युवाओं के लिए एक पूरा भर्ती विधान निकाला है। हम कह रहे हैं 20 लाख रोजगार हम देंगे, लेकिन हमने उसमें लिखा है कि ये 20 लाख रोजगार आएंगे कहां से। 12 लाख खाली पद जो इन्होंने खाली छोड़े हैं वो हम भरवाएंगे। उसके साथ साथ 8 लाख नए रोजगार बनाएंगे। आप जैसे जो नौजवान हैं, अगर आप अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खास तौर से अगर आप अति पिछड़े या दलित वर्ग के हैं, आपको 5 लाख रुपए सरकार देगी 1% ब्याज पे। हम कह रहे हैं कि जहां जहां हुनर है, जैसे मान लो मुरादाबाद में पीतल बनाने का हुनर है, वहां पे हम उस हुनर के लिए सारी सुविधाएं देंगे। वहां पे अगर नौजवान उस हुनर का इस्तेमाल करके एक अपना कारोबार शुरू करना चाहे, हम उसको पूरी सुविधाएं देंगे। हम नए रोजगार पैदा करेंगे। हम कह रहे हैं कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे बिजनेस हैं, जिन्होंने तमाम परेशानियां झेली हैं पिछले 5 सालों में, हम समझते हैं कि उनका कितना दुख है, हम समझते हैं कि कितना संघर्ष किया है आपने। इसीलिए जो कोरोना के समय आपका बकाया था बिजली के बिलों का, वो हम साफ कर देंगे। हम कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी बिजली की बिल है वो हम आधी कर देंगे। हम कह रहे हैं कि आपको एक बार फिर सशक्त करने का काम करेंगे। हम आपकी मदद करेंगे, आपको राहत देंगे, ताकि वो जो कारोबार जो बंद होने के कगार पे हैं अब, वो आप फिर से शुरू कर पाए, अपने पैरों पे खड़े हो सके। किसानों के लिए हम कह रहे हैं कि ये जो छुट्टे जानवर की समस्या है,
इसको सुलझाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में बहुत काम किया है। मुझे तो अच्छा लगा वैसे कि हमारी सरकार की नकल में अब कल परसों मोदी जी ने भी छुट्टे जानवर की बात की तो वही बात की, लेकिन हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। क्या किया? उन्होंने कहा देखिए, अगर छुट्टे जानवरों को आप देखभाल कर लेते हैं तो सरकार आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी। अब शुरुआत में तो लोग हंसने लगे कि सरकार गोबर खरीदने लग गई है, लेकिन उस गोबर का फिर सरकार ने इस्तेमाल किया। जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं उनसे गोबर में वर्मी कंपोस्टिंग करवा के बढ़िया खाद बनवाई, गोबर गैस बनवाई। इससे महिलाओं का भी फायदा हुआ, जनता का भी फायदा हुआ और छुट्टे जानवर को लोग घर में रखने लग गए, देखभाल करने लग गए, क्योंकि उसके लिए कमा लेते हैं। ये होती है सरकार जो सोचती है जनता की समस्याओं के बारे में। हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हम यही योजना उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं, हम ये भी कह रहे हैं कि 3000 रुपए पर एकड़, मतलब हर एकड़ जो नुकसान हुआ है आपका छुट्टे जानवर की वजह से, वो भी आपको मुआवजा दिया जाएगा। हम कह रहे हैं कि किसानों के लिए गेहूं और धान का दाम 2500 रुपए हम दिलवाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने के लिए 400 रुपए। तो हम ये सब चीजें कह रहे हैं। महिलाओं के लिए इतनी चीजें हमने योजना पूरी महिलाओं के लिए अलग बनाई है, एक शक्ति विधान बनाया है, क्योंकि हम कहते हैं कि देखिए, आप गैस का सिलेंडर बेशक दीजिए, हम कह रहे हैं हम आपको 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त देंगे, एक छोड़िए, लेकिन आपको सशक्त करने का काम भी करेंगे। 40% तो सरकारी रोजगार है वो हम महिलाओं के लिए आरक्षित रखेंगे पहले के प्रावधानों के अनुसार। तो पहले जो आरक्षण थे उन्हीं के अनुसार 40% सरकारी रोजगार महिलाओं को मिलेंगे। 25% पुलिस में भर्तियां महिलाओं की होंगी, ताकि जब आप पर अत्याचार हो, आपको आपकी पीड़ा हो, तो आपको एक पुलिस की अफसर मिले आपसे बात करने के लिए, आपको मदद करने के लिए। हम कह रहे हैं कि आज महिलाएं, मेरी बहनें अस्पताल जाती हैं, ब्लॉक के अस्पताल में, तो आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है। हम कह रहे हैं कि हर अस्पताल में, हर ब्लॉक स्तर के अस्पताल में एक महिला डॉक्टर, एक महिला नर्स जरूर मिलनी चाहिए, ताकि आपकी समस्याओं की सुनवाई हो, आप खुलकर बोल सकें उन्हें कि आपकी सेहत की क्या समस्या है। हम कह रहे हैं कि आशा बहू और आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय हम 10,000 रुपए तक बढ़ाएंगे, ताकि आपको सुविधा हो। हम कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए अगर आप पर अत्याचार हो और पुलिसकर्मी ने 10 दिन के अंदर अंदर FIR अपराधियों के खिलाफ दर्ज नहीं किया, तो उनका सस्पेंशन का कानून लाएंगे, क्योंकि बार बार हमने देखा है कि जब महिला पर अत्याचार होता है तो उसी महिला को जलील किया जाता है, उसके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है, और जिसने अपराध किया वो ज्यादातर सत्ता में होता है, या फिर उसका सत्ता से कोई जोड़ होता है, या किसी नेता से कोई जुड़ाव होता है, इसीलिए उसको सरकार, पुलिस और प्रशासन बचा के रखती है। तो इस समस्या को हल करने के लिए हमने कहा है कि हम ऐसा कानून लाएंगे। तो ये तमाम हमने महिलाओं के लिए हम घोषणाएं कर रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया में इतने घोटाले हो गए हैं, भ्रष्टाचार हो गया है, तमाम नौजवानों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, 4-4, 5 साल इंतजार करते हैं भर्ती के लिए। हम कह रहे हैं उस प्रक्रिया को हम पारदर्शी बनाएंगे कि एक जॉब कैलेंडर हर भर्ती के लिए बनाया जाएगा। आपकी परीक्षा कौन से दिन पे होगी, उसका रिजल्ट कब आएगा और आपकी नियुक्ति कब होगी। आज स्थिति यह है कि आप परीक्षा देते हैं, अगर बाय चांस वो परीक्षा रद्द नहीं हुई, या उसका पेपर लीक नहीं हुआ, या उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, तब भी उसका रिजल्ट आपको 1.5 साल बाद मिल रहा है, और उसके रिजल्ट मिलने पर भी आपकी नियुक्ति सालों के लिए नहीं हो रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब एक कैलेंडर बनेगा, और हम एक कानून लाएंगे कि इस कैलेंडर में किसी ने फेरबदल करने की कोशिश की या दखल देने की कोशिश की, तो उसका भी हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अब देखिए, ये सरकार होती है जो आपकी भलाई के लिए, आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करती है।
हम एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, एक ऐसी राजनीति को उभारना चाहते हैं जो अमेठी के लोगों ने दशकों पहले देखी। आपने देखा कि जब राजनीति, जब नेता समझता है कि आपके प्रति क्या जिम्मेदारी है उसकी, तो क्या नहीं करता है जनता के लिए। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर से एक ऐसी राजनीति उभरे जिसमें हर नेता समझे कि उसकी जिम्मेदारी है आपके प्रति, कि आपको निर्भर करना नहीं, आपको आत्मनिर्भर करना उसका काम है, कि आपसे वोट मांगना नहीं लेकिन आपके लिए काम करना उसका काम है, आपके भविष्य को मजबूत करना उसका काम है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना उसका काम नहीं है। तो ऐसे ही नेता विजय पासी जी हैं, आप सबने इनके लिए बहुत तालियां बजाई, बहुत उत्साह दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि आप जानते हैं कि जब जब संकट आया विजय पासी आपके साथ, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर आपके संघर्ष में शामिल हुए। आप जानते हैं कि जब जब आप पीड़ा में थे, आपको दुख हुआ, तो विजय पासी जी आपके पास आए, आपकी पीड़ा को सुना और उन्होंने आपकी मदद करने की कोशिश की। तो इस बार विजय पासी जी को विजयी बनाइए, ताकि आप अपना ही विकास कर पाए। ये आपके प्रति जवाबदेह बनेंगे, ये काम करके दिखाएंगे, ये अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। ऐसी राजनीति को आगे बढ़ाइए। बहुत हो गया है, बहुत देख लिया है आपने भाजपा की राजनीति को, बहुत नकारात्मक राजनीति है। आपके जज्बातों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, बस किसी न किसी तरह से सत्ता में रहना है, बस, और कोई लक्ष्य नहीं है। तो समझ लीजिए कि आपके प्रदेश में कितनी ज्यादती हो रही है, आपके साथ कितना अन्याय हो रहा है। और इस समझ के साथ, इस विवेक के साथ आप जाकर अपना वोट डालिए। कांग्रेस पार्टी को जिताने से आप अपनी ही भविष्य को मजबूत करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से आपने बातें सुनी। मेरी आशा है कि आप इन सब बातों को मन में रखते हुए ही पोलिंग के दिन अपना वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब आपको धन्यवाद देने के लिए श्री राजेश्वर प्रताप सिंह उर्फ ननके सिंह, एक बार धन्यवाद दे दो आप। राजेश्वर प्रताप सिंह उर्फ ननके सिंह, आप आइए। और हमारे जिला अध्यक्ष, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हैं, बोलिए। हम सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से व नौजवान साथियों की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से प्रियंका भैया जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करते हैं। और आप लोगों से गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि आने वाली 27 तारीख